प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जीवित रहने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो है वायु। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। सोचिए सोचिए, वो क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, वो जल है। तो आज हमारे पाठ का नाम है जल और इसके भाग 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग में हम जल की उपयोगिता एवं आवश्यकताओं के बारे में, जल के स्रोत, जल के भौतिक गुण तथा उनकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ क्वथनांक और गलनांक में क्या अंतर है वो भी हम आज इस भाग में पढ़ेंगे। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हम जल पीने के लिए ही नहीं बल्कि और बहुत सारे क्रियाओं के लिए, जो दैनिक जीवन की हमारी क्रियाएं होती हैं उसमें हम बहुत सारी क्रियाओं के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, सफाई करने, स्नान करने, सिंचाई में, आग बुझाने में, विद्युत उत्पादन में, बहुत सारी चीज़ों में जल की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी पर देखिए, हमारी पृथ्वी पर 70% जल है। तो पृथ्वी पर जीवन वायु और जल की उपस्थिति के कारण ही संभव हो सका है। वायु की भांति जल भी सभी सजीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो बच्चों, ये आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? बिल्कुल सही, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। परंतु जीवन सिर्फ एक ही ग्रह पर संभव है और वो है हमारी अपनी पृथ्वी। और उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? उसका मुख्य कारण है वायु और जल की उपस्थिति। और बाकी 7 ग्रहों में ना तो वायु है और ना ही जल, इसलिए जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव हो सका है। और हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, ये बताइए कि साल में कितने दिन होते हैं? बिल्कुल सही, साल में 365 दिन होते हैं। परंतु एक ऐसा दिन होता है जिसका पूरे साल इंतज़ार रहता है। बताइए वो दिन कौन सा है? बिल्कुल सही, वो दिन है आपके जन्मदिन वाला दिन, यानी आपके बर्थडे वाला दिन। और वो दिन आपके लिए इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि उस दिन आपको बहुत सारे अनमोल उपहार मिलते हैं और जिन उपहारों को आप बहुत संभाल के, सहज के रखते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल उसी प्रकार से जल भी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है और हमें इस अनमोल उपहार को बहुत ही संभाल कर, सहज कर रखना है बच्चों। और दूसरी बात ये है, जब आप शाम को खेलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, जब आप खूब खेलते हैं तो खेलने के बाद क्या होता है? आपको पसीना आता है, फिर आपका गला सूखने लगता है, आपको प्यास लगती है। फिर आप क्या करते हैं? पानी ढूंढते हैं। अगर आपको पानी उस समय नहीं मिले तो बेचैनी होने लगती है और क्या होता है? आपका शरीर शिथिल होने लगता है। और फिर जब आपको पानी मिल जाता है, आप पानी पी लेते हैं, आपकी प्यास बुझ जाती है, तो उसके बाद आपके शरीर में स्फूर्ति दोबारा से आ जाती है। तो बच्चों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जल ही जीवन है ना बच्चों? वैसे तो बच्चों, अभी हमने बात की थी कि हमारी पृथ्वी पर 70% जल उपस्थित है।
तो आपके मन में क्या ये विचार नहीं आता कि इतना जल होने के बाद भी सब लोग क्यों कहते हैं जल को बचाना चाहिए, जल को संभाल के रखना चाहिए। जब 70% जल है, यानी बहुत सारा जल है, तो फिर जल की कमी क्यों है? बच्चों, उसका कारण है कि जल तो हमारी पृथ्वी पर बहुत है, परंतु उपयोग हेतु जल बहुत कम है। अगर मैं कहूँ कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है और इसको मैं पृथ्वी पर जितना पानी है उससे तुलना करूं, तो सिर्फ आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी कम पानी, ये देखिए, अगर आधा चम्मच पानी लेते हैं उससे भी कम पानी पीने योग्य होता है, और वो भी दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो बच्चों, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ये जो उपयोग हेतु पानी है वो भी कम होता जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण है प्रदूषण। और ये प्रदूषण कौन कर रहा है? ये प्रदूषण मानव के द्वारा ही हो रहा है। तो हमें इस पे गहन विचार करना चाहिए और हमें अपनी आदतों में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरीके से हम जल के प्रदूषण को कम करें, क्योंकि जल ही जीवन है। हमने अभी बात की थी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब हम बच्चों बात करेंगे जल की उपयोगिता की। जल बहुत सारी, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके जल के बिना जो संभव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में जल क्या करता है? जल भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं वो एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर का तापमान उसको भी नियंत्रित रखता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, बिल्कुल सही, 37 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से जल की उपयोगिता उद्योगों में भी होती है। उद्योगों में भी जल को उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, तो भाप बनाने के लिए बॉयलर में जल से भाप बनाई जाती है। फिर रसायनों को घोलने में भी जल का महत्व होता है, जल उपयोग किया जाता है। और मशीनों की साफ सफाई, इन सब में जल का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं विद्युत उत्पादन की, यानी बिजली पैदा। तो ये भी जल से होता है। कैसे होता है? कि बड़ी बड़ी नदियों पे बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और पानी को इकट्ठा किया जाता है। पानी को इकट्ठा करके फिर वहाँ पर टरबाइन्स लगाई जाती हैं। बहुत तेज़ी से पानी को टरबाइन्स पे गिराया जाता है, टरबाइन तेज़ी से घूमती है, उससे बिजली पैदा होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक कार्यों में। ये तो हम अभी बात कर ही चुके थे कि पीने के साथ साथ जल को हम पीते हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी दैनिक कार्य हैं जो जल के द्वारा किए जाते हैं। जैसे स्नान में जल की आवश्यकता होती है, खाना पकाने में, सफाई में, सिंचाई में। तो इस तरीके से हमारे दैनिक कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे तैराकी है, मछली पकड़ना और नौका विहार, ये सब मनोरंजन के क्षेत्र हैं। फिर हम बात करते हैं कृषि में सहायक। बच्चों, ये तो सभी जानते हैं और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना जल के कृषि खेती की ही नहीं जा सकती, क्योंकि बीजों का अंकुरन और पेड़ पौधों का में प्रकाश संश्लेषण, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी जाना था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बीजों का अंकुरन और प्रकाश संश्लेषण और पौधों की जो जैविक क्रिया है, इन सब में जल की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं परिवहन के लिए। तो बच्चों, परिवहन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के जो साधन होते हैं उन्हें हम परिवहन कहते हैं। तो नदियों, झीलों और समुद्रों में नाव और बड़े बड़े पानी के जहाज़ों के द्वारा मनुष्य और सामान
एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। इसे हम परिवहन के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं। अब जल जीवधारियों का मूल घटक है, यानी कि सभी पेड़ पौधे एवं जंतुओं में कि उनके शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जल पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य में 70% जल होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वज़न 50 किलो है, तो 50 किलो का यदि हम 70% निकालें तो वो होगा 35 किलो, यानी कि 35 किलो वज़न उसके अंदर वो जल के कारण है। उसी प्रकार से हाथी के शरीर में 80% जल होता है और पेड़ पौधों में 60%। तो जल जीवधारियों का मूल घटक है। उसके बाद जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं के रहने का स्थान है। ये तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो जल में रहते हैं। जैसे जल में कौन रहता है? बिल्कुल सही, मछली। मछली जल की रानी है। तो मछली, मेंढक और ये कछुआ, इसी प्रकार से बहुत सारे पौधे जैसे कमल और जलकुंभी आदि, तो ये सब जल जो है वो रहने का भी स्थान है। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो अभी हमने जैसे कहा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह एक क्रिया है। कि क्या कौन सी क्रिया है? ये एक ऐसी क्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो कि जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। इसी जल में बहुत सारे खनिज लवण भी घुले होते हैं। और चौथी चीज़ की आवश्यकता है? वो है पौधे के अंदर हरित लवण का उपस्थित होना। तो इन चीज़ों की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे पत्तियों पर अपना भोजन बनाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसके बाद बच्चों, जल द्वारा कीटाणुओं, बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन भी होता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। तो नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का प्रकीर्णन जल प्रवाह के द्वारा होता है। अच्छा बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में पानी कैसे आता है, तो ये तो आप जानते हैं कि पानी नल से आता है, टोंटी से आता है। आप कुछ कहेंगे मैडम हैंडपंप से आता है। तो बच्चों, नल या टोटी ये पानी के या जल के स्रोत नहीं हैं। हमारे घर में पानी मुख्यतः कहाँ से आता है? वो आता है किसी नदी या तालाब का पानी, उसे पंप के द्वारा खींचा जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है और फिर पाइपलाइंस के द्वारा वो हमारे घरों तक आता है। और फिर जब हम टोटी को खोलते हैं, नल को खोलते हैं, तो पानी हमारे घर में आता है। तो बच्चों, टोटी और वह नल वो पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि वह नदी या तालाब है जो कि जहाँ से पानी आ रहा है वो जल के स्रोत हैं। तो बच्चों, नदी, तालाब, समुद्र, कुआं, ये सब जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके अलावा भूमिगत जल जो कि भूमि के अंदर होता है, तो ये सभी जो है जल के स्रोत हैं। तो बच्चों, ये बताइए कि पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नदियां हैं? समुद्र है? बिल्कुल सही बच्चों,
समुद्र। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो हम कहते हैं कि बहुत सारा पानी है, तो सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? वो समुद्र में पाया जाता है। बहुत सारा पानी समुद्र में पाया जाता है, परंतु बच्चों उस पानी में बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, यहाँ तक कि उसमें बहुत सारा नमक होता है। ये तो आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो वह खारा पानी ना तो पीने योग्य है और ना ही उसे हम सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है तो समुद्र, परंतु इस जल को हम प्रयोग में नहीं ला सकते। उसके अलावा बच्चों जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर जल बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जल कोहरा और बादल और जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का जल स्वादहीन होता है और बहुत शुद्ध भी होता है, परंतु कुछ स्थानों पर जहाँ वायु प्रदूषण बहुत होता है तो वहाँ पर वर्षा में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल यानी एसिड्स उसमें मिल जाते हैं। तो जब एसिड मिल जाएंगे तो क्या वह पानी शुद्ध रहेगा? नहीं, वो पानी कैसा हो जाएगा? अशुद्ध पानी हो जाएगा। और क्योंकि उसमें अम्ल मिले हैं तो उसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन बोलते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है। और बहुत सारा जो जल वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पे गिरता है, उसमें कुछ प्रतिशत जल वो ज़मीन में, धरती में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्षा, यहाँ पर ये बहुत सारी ज़मीन में देखिए परतें होती हैं। किस किस की परतें होती हैं? पत्थर, बालू की परतें। तो इन परतों से होता हुआ जब पानी छनता हुआ नीचे पहुँचता है तो यहाँ पर वो पत्थरों, जो चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो चट्टानों पर जब पानी इकट्ठा होता है वहाँ खनिज लवण भी उसमें घुल जाते हैं और यह पानी पीने योग्य होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं जल की। तो देखिए बच्चों, ये एक ग्लास है, इसमें जल है, पानी है। तो ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। इसका रंग कैसा है? रंगहीन है ये। तो जल रंगहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, जल स्वादहीन होता है और जल गंधहीन होता है, यानी कि ना इसका रंग होता है, ना स्वाद होता है और ना ही गंध होता है। परंतु बच्चों, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो पानी कुछ और स्वाद होता है। जब आप अपने नाना नानी या दादा दादी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी का स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जल स्वादहीन होता है, जल में तो कोई स्वाद ही नहीं होता। तो वो जो थोड़ा बहुत स्वाद में अंतर आता है, उसका मुख्य कारण है उसमें घुले हुए खनिज लवण। यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता, परंतु क्योंकि जल में कुछ खनिज लवण घुले हुए होते हैं तो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खनिज लवण बदल जाते हैं, इसलिए हमें पानी के स्वाद में थोड़ा सा अंतर महसूस होता है। हमारे घर का पानी थोड़ा अलग होता है, दादा दादी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ स्वाद में बदलाव हो जाता है और उसका कारण है खनिज लवण। यानी कि जो हमें पानी में थोड़ा बहुत स्वाद पता चलता है वो खनिज लवण के घुले होने के कारण होता है। तो हमने अब जो भौतिक गुण हैं जल के, हम वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुण हैं जैसे रंग और गंध। तो ये तो हमने जाना कि पानी का ना तो कोई रंग होता है ना ही गंध होती है, यानी स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती पानी की। फिर हम स्वाद की बात करते हैं। तो पानी शुद्ध जल स्वादहीन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अवस्था की। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि जल की
तीन अवस्थाएं होती हैं। जल तीन तरह से हमें उपलब्ध होता है। जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यानी सामान्य उसमें जल द्रव के रूप में पाया जाता है। ये द्रव देखिए, ये लिक्विड के रूप में है, द्रव के रूप में है। अब यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो गैस की अवस्था में पहुंच जाता है। और पानी को यदि हम फ्रिज में रख दें, ठंडा कर दें, तो वो बर्फ़ में बदल जाता है, यानी ठोस में बदल जाता है। तो पानी की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हिमांक तथा गलनांक। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पे वह उबलता है। फिर कुचालकता की यदि हम बात करें तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। और विलयता की बात करें, विलयता का मतलब होता है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि जल में अधिकांश पदार्थ जल में घुल जाते हैं। जैसे कि जल में हम चीनी को घोलते हैं तो हमारा शरबत तैयार हो जाता है, नमक घोलते हैं तो नमकीन हो जाता है। तो यानी ठोस जल में हमने ठोस को पदार्थ को घोला तो वो उसमें घुल गया। उसी प्रकार से यदि जल में हम दूध को मिला दें तो वो बहुत अच्छे से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यानी कि द्रव भी उसके अंदर घुल जाता है। उसी प्रकार से गैस की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं, श्वसन तो वो लोग भी करते हैं। कहाँ से करते हैं? वो ऑक्सीजन कहाँ से उन्हें मिलता है? क्योंकि उस जल में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। और उसी जैसे मछली है, मछली जल में रहती है पर वो श्वसन कैसे करती है? तो वो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, घुला हुआ होता है, उसी से वह श्वसन की क्रिया करती है। तो यानी कि आपने देखा कि जल में ठोस, द्रव, गैस ये सभी घोल बनाते हैं। इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम बच्चों हिमांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक, इन तीनों को समझते हैं कि ये हिमांक, गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिमांक। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ऊष्मा का परित्याग करके, यानी ऊष्मा को पूरी तरह से वह छोड़ देता है, उसका परित्याग करके ठोस में बदल जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे द्रव का हिमांक कहते हैं, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे गलनांक की, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक क्या होता है? ये वह निश्चित ताप है जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, ऊष्मा को अपने अंदर ले लेता है और वह द्रव में बदल जाता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। और पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर द्रव के भीतर, ये द्रव के भीतर वाष्प दाब, द्रव अपना दाब लगाता है और वायुमंडल से एक दाब और, तो ऐसे तापमान पर जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प का जो द्रव का दाब है वो दोनों बराबर होते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि सूर्य की गर्मी के कारण बहुत जितना भी पृथ्वी पर पानी होता है, समुद्र में, नदियों में, तालाब में, झरनों में, वो भाप बन के गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण जितना भी ये पृथ्वी के सतह पर पानी होता है वह भाप बनकर ऊपर उठता है। तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। इसी प्रकार से
पेड़ पौधों पर भी अतिरिक्त पानी होता है, वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आप सोचेंगे पेड़ पौधों में अतिरिक्त पानी कहाँ से आया? तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि जड़ें पानी को प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक पहुँचाती हैं। तो जो पानी प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल हो जाता है, उसके अलावा जो पानी बचता है वो अतिरिक्त पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। अब ये वाष्पन के द्वारा चाहे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो भी पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा तो वायुमंडल में यहाँ का जो ताप होता है वो कम होता है, तो इसलिए भाप किस में बदल जाती है? वापस जल में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तब बादलों का निर्माण होता है और उसे हम कहते हैं संघनन। तो संघनन क्या है? जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तित होना, उसे हम संघनन कहते हैं। तो जब बादल बन गए और बादल में जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो वह वर्षा के रूप में दोबारा नीचे आ जाता है। तो ये बच्चों देखिए एक चक्र है, एक साइकिल है। यहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा, उसके बाद बादल बने, बादल वर्षा के रूप में फिर से नीचे आए। तो ये पूरे चक्र को हम जल चक्र कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाष्पन और संघनन को आपने समझा। तो बच्चों आज के इस भाग में हमने क्या क्या सीखा? जल की आवश्यकता के बारे में हमने जाना, और हमने ये भी जाना बहुत सारे उदाहरणों से कि जल ही जीवन है। फिर जल की उपयोगिता के बारे में जाना, जल के विभिन्न स्रोत, और हमने ये भी जाना कि जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत समुद्र होता है। फिर जल के हमने भौतिक गुणों के बारे में जाना, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं जल की, ठोस, द्रव, गैस। फिर हमने हिमांक, गलनांक और क्वथनांक इन के बारे में अच्छे से इनके में क्या अंतर है वो हमने जाना। वाष्पन और संघनन के बारे में जाना, और उसके साथ साथ हमने जल चक्र के बारे में जाना। तो आज के इस भाग में हमने जल की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। अब हम ये देखते हैं कि आपने इस पाठ में कितना सीखा। तो चलिए ये कुछ रिक्त स्थान हैं और इनकी पूर्ति हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ इस प्यारे से बादल में इसके उत्तर दिए हुए हैं। तो जल समुद्र का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जल सभी जीवधारियों का मूल घटक है। बिल्कुल, यहाँ से आप शब्द को चुन लीजिए। जल में बहुत से पदार्थ घुले होते हैं, इसलिए यह एक अच्छा विलायक है। जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। और जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बिल्कुल सही, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है कि आप जल के 3 भौतिक गुण बताइए। इसे साफ साफ अपनी कॉपी में लिखिएगा। वाष्पन एवं संघनन को परिभाषित कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके लिए एक प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस कथन पर लगभग 100 शब्दों में अपने विचारों को लिखिएगा। इसके साथ साथ आप बहुत सारी ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, और आप अपने घर में जो आपको आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये भाग, इस पाठ का भाग बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। कल हम फिर से मिलेंगे नई नई चीज़ों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, और तब तक आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और इस पाठ को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।